बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हुसैन थेबो। हालिया मकबूजा कश्मीर के शहर पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद अगर देखा जाए तो इंडियन मीडिया के ऊपर एक जंग जारी है जो नरेंद्र मोदी और उसकी आइडियोलॉजी को प्रोवोक कर रहे हैं। इनफैक्ट हम आज इस पे तफसीलन बात करेंगे कि ये इंसिडेंट क्या पेश आया और इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। अगर देखा जाए तो इस इंसिडेंट से 4 दिन पहले ये सिक्योरिटी एजेंसी की इतलात थी कि यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट है और उसकी वजह से नरेंद्र मोदी का भी यहाँ पे विज़िट था, वो विज़िट मनसूख हुआ। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वहाँ पे 2000 के करीब फॉरेनर्स जिसमें इंडियन और बाकी लोग वहाँ पे भेजे और उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं। जबकि जब से 370 और 35A कश्मीर के अंदर ख़त्म किया गया उसके बाद ये कश्मीर का छोटा सा खूबसूरत जन्नत नुमा जो एरिया है इसको दोज़ख बनाया हुआ है और यहाँ पे 8 से 10 लाख की डिप्लॉयमेंट की गई है। इट मीन्स कि ये हर गली, हर कोने, हर चौराहे के ऊपर 4 सिपाही खड़े हुए हैं। जब ये इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद और इस एरिया को टोटली इग्नोर किया गया, यहाँ पे मैं आज आपको ये इंडियन लोगों को ख़ास तौर पे ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ कि ये यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ ये आरएसएस के गुंडे आए, ये बीजेपी के ट्रेंड बदमाश आए और उन्होंने आके करने के बाद यहाँ से चले भी गए। उसको ना कोई सिक्योरिटी अलार्म बजाया गया, ना किसी को बताया गया कि यहाँ पे ये इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर हुई कि आधे घंटे के अंदर आरएसएस के गुंडे और मोदी के आइडियोलॉजी को ये पता चल गया कि ये इंसिडेंट पाकिस्तान ने कराया और उसके खिलाफ एफआईआर कटवा दी। शेम ऑन मोदी। अगर आप देखें तो हम ये जो ख़ास तौर पे बीजेपी की हुकूमत है और ये जो नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी है, जब से नरेंद्र मोदी इक़्तिदार में आता है तो ये इंसिडेंट क्यों बढ़ जाते हैं। इस पे एक ज़बरदस्त किस्म की ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट भी आई है जिसने ये तफसील बताई है कि अगर देखा जाए तो जब से जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमत है आप देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या इंसिडेंट हुए। वो इंसिडेंट भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी सबसे पहले मैं इस एरिया के बारे में आपको बताऊँ कि यहाँ पे 1995 में इसी एरिया में 6 फॉरेनर्स को अगवा किया गया। उसके बाद 2000 में जब बिल क्लिंटन आए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ पे 32 लोगों को मारा गया। उसके बाद यहाँ 2001 में एक और इंसिडेंट होता है जहाँ पे 13 लोग मारे जाते हैं। 2017 में यहाँ पे 8 लोग मारे जाते हैं। अच्छा, जब भी ये इंसिडेंट होता है तो ये जो भारतीय गोदी मीडिया है जिसको मोदी मीडिया कहा जाता है वो फौरी तौर पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये इंसिडेंट पाकिस्तान ने किया। अगर ये आप देखें तो ये सारे इंसिडेंट एक ही जगह पे होते हैं, एक कैलकुलेटेड से एरिया में होते हैं, तो आप अपने आप को इतने बड़े चैम्पियन कहलाते हैं। जो मैं समझता हूँ इंडियन टोटल डफर हैं, इनके जो फौजी हैं वो टोटल इडियट हैं, उनको कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि हम बहुत स्मार्ट हैं तो इस छोटे से एरिया को आप क्यों नहीं कॉर्नर ऑफ करते हैं। इससे साथ साथ मैं आपको बीजेपी की हुकूमत के बारे में बताऊं जो एक आरएसएस की आइडियोलॉजी के तहत बनी गई। आरएसएस की आइडियोलॉजी सिर्फ ये है कि इंतशार फैलाना है, अनसर्टनिटी सी पैदा करनी है, लोगों में खौफ हरास, एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी क्रिएट करनी है, सिर्फ हिंदू सुप्रीमेसी पे बात करनी है। वो अगर देखें तो ये मेरी रिपोर्ट नहीं, ये आपको मैं इंटरनेशनल जो एक मुस्तनद जरीदा है ये उसकी खबर है कि जब से बीजेपी आई तो 99 में कंधार में हवाई जहाज़ अगवा होता है, 2001 में भारत के पार्लियामेंट पे हमला होता है, 2002 में अगर आप देखें तो मंदिर पे हमला होता है, जिसके बाद ये बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी भी आप सब उसको जानते हैं, ये सब कुछ बीजेपी के हुआ।
उसके अगर आप देखें 2016 में पठानकोट का हमला होता है, 2019 में पुलवामा का एक ड्रामा होता है और जिसके बाद हम उनको जूते मार के चाय पिला के वापस करते हैं, फिर ये 2025 में इंसिडेंट होता है। अब इसके अगर आप बैकग्राउंड पे जाएंगे तो आपको ये समझ आएगी कि ये बीजेपी, ये आरएसएस की आइडियोलॉजी, ये नरेंद्र मोदी, ये सब कुछ खुद करता है। अभी आपने हालिया देखा 4 अप्रैल 2025 को वक्फ बिल 2024 पेश हुआ और वो बिल पास हुआ, जिस पे वहाँ पे ना सिर्फ मुसलमान बट वहाँ पे जो सिख रहने वाले हैं उन्होंने भी कहा कि ये एक इनिशिएटिव है कि गुरुद्वारा एक 1925 को ख़त्म करने के लिए। अब मैं आपको इस चीज़ पे बताता चलूँ कि ये जो वक्फ बिल है बेसिकली ये है क्या। ये वक्फ बिल 2024 जो 4 अप्रैल 2025 को पेश हुआ, इसके तहत मुसलमानों के जितने भी मदरसे हैं, मुसलमानों के जितने भी मसाजिद हैं, मुसलमानों के जितने भी कब्रिस्तान हैं, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होगी वो मस्ट बी विद द हिंदू। मतलब ये आप देखें कि ये जो मुल्क जो अपने आप को चैंपियन समझता है, हम तो नहीं समझते, हम तो समझते हैं ये दुनिया के आंखों में धूल झोंकने वाली बात है कि जो समझते हैं कि ये शाइनिंग इंडिया है। ये जो जिनके लिए बात करते हैं वही अमेरिका, वही कनाडा, वही बरतानिया उनको सबूत पेश करते हैं कि ये आपके फ़लाँ जो रा के टेररिस्ट हैं, जो रा के एजेंट हैं, वो फ़लाँ सिख के कत्ल में मुलव्वस हैं। अभी हालिया अगर आप देखें 120 अलहदगी की तहरीक चल रही है हिंदुस्तान के अंदर, उसको सबोताज करने के लिए। और ये जो गुजरात का गुंडा है, जो गुजरात का टेररिस्ट है, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी लेके नरेंद्र मोदी, ये अब आने वाले इलेक्शन में ये जो नया एपिसोड है आप देखेंगे, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इंडियन मीडिया कह रही है। और इंडियन मीडिया में वो लोग कह रहे हैं जो थोड़े से इंडिपेंडेंट हैं, ख़ास तौर पे उनके जो सोशल मीडिया में। आज देख रहा था एक लड़का जिसकी तकरीबन 25 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उसने धो डाला है नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी को कि वो किस तरह से अपने आप को सुप्रीमेसी करने के लिए अपने आप को आगे करने के लिए और इंडियन लोगों को डराने के लिए ये सारे के सारे ड्रामे करता है। मैं ये आज इस टीवी चैनल के तवज्जो से चैलेंज करता हूँ ये हिंदुस्तानी लोगों को, ये हिंदुस्तानी डफर अफवाज को, कि अगर मेली आंख से भी हमारी तरफ देखा तो आंखें निकाल के रख देंगे। ये मैं बता दूं, ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बट ये हिंदुस्तान में भी बात चल रही है कि वो उनको सिक्योरिटी थ्रेट है। जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी को सिक्योरिटी थ्रेट है, जिसकी वजह से उन्होंने नरेंद्र मोदी को बता दिया है कि हमने पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करनी है, क्योंकि हमारी क्रिकेट मैच भी वहाँ नहीं जा सकती, क्रिकेटर्स भी वहाँ जा नहीं सकते हैं, उनको भी सिक्योरिटी थ्रेट है। तो यहाँ पे इंडियन आर्म्ड पर्सनस को तो 100% सिक्योरिटी थ्रेट है। और इसके लिए हमारे पास जो हमारे जनरल्स हैं वो बैठे हुए हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर मोइनुद्दीन हैदर साहब। मज़ीद तफसीलन हम उनसे बात करेंगे। हमारे से स्टूडियो में मौजूद हैं ज़फ़रुल्लाह एम्बेसडर ज़फ़रुल्लाह शेख साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फजल करीम दादा भाई साहब जो पाकिस्तान के लीडिंग बिजनेसमैन हैं और आप देखते हैं कि फ़ॉरेन अफेयर्स पे और डिफेंस के मामलात पे बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल साहब मैं सबसे पहले आपके पास आऊँगा, ये आप बताएँ, जिस तरह से मैंने इंट्रो में अर्ज़ किया कि ये जो इंडियन जर्नल्स हैं ये कितने डरते हैं और हमारी अफवाज पाकिस्तान इस वक्त क्या मोराल है? देखिए, इससे पहले कि मैं आपके जो इंट्रो था उसमें आपने बड़ा अच्छे हर चीज कवर की है सर। ये जो मोदी साहब की बीजेपी जमात है, आपने सही कहा कि आरएसएस जो है ये उसी की पैदावार है, वही सोच है, उसी तरह की इनकी ऑर्गेनाइजेशन है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आरएसएस का आदमी था जिसने अपने जो हीरो था, अपने गांधी साहब जिसकी बड़ी रिस्पेक्ट थी एज ए लीडर, उसको कत्ल किया था। नथुराम गोडसे उसका नाम था।
नाथूराम गोडसे जो था, जी सर। वो इन्हीं का आदमी था ना। जी सर, और बिल्कुल। अपने जो बहुत बड़े हीरो थे उसको कत्ल किया। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये है कि व्हाई वाज मोदी बैंड फ्रॉम एंटरिंग अमेरिका? हुँ। व्हाई वाज डिक्लेयर्ड पर्सोना नॉन ग्राटा? उसको क्यों मना किया गया कि आप अमेरिका में नहीं घुस सकते? गुजरात गुजरात का बिकॉज़ किलर ऑफ था। गुजरात का मर्डर, आर्सन, लूटिंग, मुसलमानों के साथ ज़्यादती। वो बिल्कुल। इसलिए इसने किया था कि हिंदू बहुत खुश होता है वहां पर जब मुसलमान निहत्थे मुसलमानों पर जुल्म तोड़ा जाए, उनके घरों पे हमले किए जाए, जला दिए जाए उनको, तो वो बहुत खुश होते, फिर वोटों से वो ढेर कर देते हैं इनको, बैलेट बॉक्सेस को, कि मोदी साहब तो बहुत जबरदस्त आदमी है, हिंदुत्व के लेके जो फलसफे को चल रहा है, इसने मुसलमानों को बहुत दबाया। तो ये मतलब के बेसिक जो था इसका, वही आज तक चला आ रहा है। जब कोई इलेक्शन आने वाले होते हैं, जब कोई और बात होती है, वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं, ये पाकिस्तान को मातूब करते हैं, मुसलमानों पे जुल्म तोड़ते हैं और अपनी पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल ठीक। अभी अभी इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये जो हमसे बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि फलाना हो गया, पुलवामा में हो गया। अरे भाई, सामने समझौता एक्सप्रेस में आपने आग लगाकर ज़िंदा जला दिया लोगों को। इंक्वायरी भी हुई, उसमें कर्नल साहब ने शायद खुदकुशी कर ली थी या क्या किया। तो बिल्कुल। आप अपने तो उनको देखते नहीं हैं। दूसरी बात, ये जो बात कह रहे हैं ना कि ये बॉर्डर के बहुत नज़दीक है, पहलगाम में जहाँ पर ये सैड इंसिडेंट हुआ है, सर। तो मैं इनसे पूछता हूँ, मुझे इतना मालूम है कि एलओसी जो है और जो हमारी वर्किंग बाउंड्रीज को कहते हैं, सियालकोट का बॉर्डर, कि इंडियन साइड पे कश्मीर है, हमारे साइड पे सेटल्ड सियालकोट है। तो वहां पर उसकी हैसियत को चेंज नहीं किया जा सकता। यूनाइटेड नेशंस का ऑर्डर है, वहां पे बाहर के वो बैठे हुए ऑब्जर्वर्स, वी कांट मेक यू बंकर नए किस्म के, वहां पर हम फॉल्सिफाइड वो नहीं बना सकते वगैरह वगैरह। लेकिन उस जमाने में परवेज मुशर्रफ साहब चूंकि ताल्लुकात ठीक कर रहे थे वाजपेयी के साथ, तो उन्होंने इनको एक किस्म का ही लुक दी अदर वे। इन्होंने बार्ड वायर भी लगा ली, इन्होंने 1, 2, 3 लेयर माइंस की लगा दी। इनको इज़राइल ने दे दिया रेडार, जो है जो आदमी की मूवमेंट भी पिकअप कर लेते हैं बॉर्डर पे। क्या कर रही है आपकी फौज 8-7 लाख वहां पर? वो क्यों नहीं रोक पा रहे? अभी इतनी इक्विपमेंट के बाद और इतनी फोर्टिफिकेशन ऑफ बॉर्डर के बाद क्या लोग आपके कर रहे हैं? इतनी जो आप जिस फौज पे आपको बहुत नाज है, वो कहते हैं पाकिस्तान को सबक सिखाने चले, मैं जी। तो सबक सीखने चले हैं वो। राइट। तो जनरल मेरा साहब, कहने का मतलब ये है कि मैं अगर आपको अर्ज़ करूं कि जी, थोड़ा-सा अगर आप हमें ये बताएं कि स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान एक अल्हम्दुलिल्लाह एक न्यूक्लियर वेपन मुल्क है, और हम कितने प्रिपेयर्ड हैं, और इंडियन अगर कोई भोंडी सी कोई हरकत होती है तो हम उसके लिए हम कितने तैयार हैं? देखिए थेबो साहब, नंबर एक बात तो ये है कि दुनिया में जो प्रोफेशनल आर्मीज की रैंकिंग चलती रहती है, पाकिस्तान कितने मुल्कों में 200 के ऊपर वो एक नंबर 10 के अंदर अंदर आता है। राइट, माशाल्लाह। दूसरा, बहुत से मुकाबले अमेरिका में होते हैं, रूस में होते हैं, इंग्लैंड में होते हैं, जिसमें हमारी ट्रूप्स जाते हैं, कमांडोज जाते हैं, वो हिस्सा लेते हैं वहां पर। हमेशा फर्स्ट सेकंड पोजीशन आती है उनकी, फिजिकल फिटनेस, शूटिंग, फलाना फलाना फलाना। वी आर ए प्रोफेशनल आर्मी। और ओवर द इयर्स पाकिस्तान ने इंडिजिनियसली बहुत अपना डेवलप किया अपने आप को, और बहुत अपने आप को मजबूत बनाया है। ये हिंदुस्तान की भूल है कि वो कुछ पाकिस्तान पे हमला करके हमको नुकसान पहुंचा सकता है या अंदर घुस के आ सकता है। हरगिज हरगिज भी नहीं। लेकिन उनकी ये जो हरकतें हैं कि इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी हम नहीं मानते और उसको फेल कर रहे हैं, उसको बंद कर रहे हैं, एल्डियन अबेंस कर रहे हैं, नहीं, ये दे कांट डू इट। उनको करने की जो है ना, मतलब लीगली इजाजत नहीं है। लेकिन अब उसके ऊपर वो बहुत उछल कूद कर रहे हैं कि पानी बंद किया है, हम फलाना कर देंगे। तो भाई, तुम पानी बंद नहीं कर सकते, तुम्हारी मजाल नहीं, तुम्हारी हिम्मत नहीं, तुम्हारे पास कैपेबिलिटीज नहीं। तो पानी बंद करोगे तो भुगतोगे कि जो हमारे पास से रिएक्शन आएगा। ये उनको बहुत क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात ये है, पूरा मैं आज जी टीवी के प्रोग्राम पर भी था, वो हर वक़्त कह रहे हैं कि आप खौफ में मुब्तला है पाकिस्तान, जब से हिंदुस्तान ने उनका पानी बंद किया है और ये कहा है कि हम बदला लेंगे, तो पाकिस्तान में खौफ फैल गया है। मैंने कहा पाकिस्तान में कोई खौफ नहीं फैला, पाकिस्तान में बिल्कुल लाइफ नॉर्मल है। कोई आदमी आपकी गीदड़ भक्तियों को कोई सिरे से नहीं ले रहा।
फिर और बात ये है कि हमने जो आप कहते हैं कि ये हमने किया और फला बंगाल में किया, मैंने कहा आपसे बहुत कर्जे चुकाने हैं। आप ऐसी गलती ना कीजिएगा कि पाकिस्तान से मैली रखनी अंदर आए, आप बड़ा नुकसान उठा जाएंगे, आप पछताएंगे। राइट जना साहब, अब मैं आखिर में आपसे ये अर्ज़ करूं कि इंटरनेशनल जो ये बड़ी बड़ी इदारे बने होते हैं जिनकी एक CSR सिस्टम होता है, ख़ास तौर पे UN की रेजोल्यूशन वायलेशन, उसके बाद एक इंडिया का एक जो टेररिज्म ग्लोबली आपने देखा कि किस तरह से सिखों को उन्होंने कनाडा में कत्ल किया, US ने वहाँ पे एक रा का एजेंट पकड़ा। इंटरनेशनली ग्लोबली उसके खिलाफ कोई OIC का तो मैं नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन जो इंटरनेशनल बाकी इदारे हैं उनका रिस्पांस क्या देख रहे हैं? ये उनका रिस्पांस जो है वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के ऊपर है, मुनाफिकत के ऊपर है, और वो ये जरूरी नहीं है कि वो सही पॉलिसीज का जो है वो साथ दें। आपने देख लिया कि पूरी दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं कि फलस्तीनियों पे जुल्म करना बंद कर दो। जी सर। और वहाँ ये, लेकिन उनको अमेरिका बैक कर रहा है और वो इजराइल सुनने को तैयार नहीं। और मैं इंडियन के टीवी पे सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि इजराइल की तरह पाकिस्तान के ऊपर भी हमास इनको बना दो, इस तरह एक्शन कर दो जो हमास के खिलाफ किया है। ख्वाब देख रहे हैं, ये ख्वाब, डरो ना। मैंने कहा बात सुनो, एक 20 लाख की आबादी, लैंडलॉक कंट्री, गरीब तरीन, उनको सब तरफ से घेरा हुआ है आपने। हाँ जी। क्या उन्होंने सरेंडर कर दिया? आज तक साल से ऊपर हो गया है, वो जान के नजराने पेश कर रहे हैं। इस चीज का बदला इजराइल से लिया जाएगा, आप देखेंगे। बिल्कुल 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 ठीक। जना साहब देखिए, आप जहाँ तक मुनाफिकत की बात करते थे, एक बात और सुन लीजिए प्लीज। यही मोदी जिसको पर्सना नॉन ग्राटा करार दिया गया था और अमेरिका में दाखिला बंद किया था, जब ये प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है धांधली से और ये अमेरिका जाता है, तो कांग्रेस और सेनेट के जॉइंट सेशन में वो जब खिताब करने खड़ा होता है टूटी फूटी अपनी अंग्रेजी में, वो खड़े होकर बहुत देर तक तालियां बजाए जा रहे हैं, बैठ ही नहीं रहे। इस एक वाकये से आप अंदाजा लगा लें कि उनकी क्या सोच है कि एक बड़ा मुल्क है, हम सामान बेचेंगे, बनिया वाले से डील करेंगे, तो इन बेसिस पे दुनिया चलती है, बिल्कुल पर नहीं चलती। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। जना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ एक छोटा सा खबर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि हम एम्बेसडर साहब से पूछेंगे ये जो सिंतास मुआहदा है इसको ख़त्म करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इसके साथ साथ हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ी वायलेशन की है, जो इस एक अनऑथोराइज 2 डैम भी वहाँ पे बनाए हैं और वो डैम भी हमारे अभी टोटल टारगेट पे हैं। ये मैं इंडिया को और इंडियन आर्मी को ये मैं चैलेंज करता हूँ, अगर उन्होंने थोड़ी सी कोई हरकत करने की कोशिश की तो वो दोनों डैम उड़ जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन। तो हमारे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर ज़फ़रुल्लाह शेख साहब और फजल करीम दादा भाई साहब। ज़फ़र साहब, सबसे पहले तो वंस अगेन आपका शुक्रिया, लेकिन ये जो सिंतास मुआहदे को एक तरफ़ा इंडिया गुंडागर्दी के तहत ख़त्म किया है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और इस वक्त पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? थैंक यू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थोड़ा सा तबसरा मैं करूँगा जो पहले थोड़ा सा टॉपिक चल रहा था। बेसिकली मैं ये कहने वाला था कि डिप्लोमेटिक लेवल पे पाकिस्तान में हर कोशिश की है इंडिया के साथ बैठ के पीस की बातें करें, सारी करें। इंडिया ने इन नट शेल, क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है, सार्क को फेल किया। वहाँ जो सराउंडिंग हमारे नेबरिंग कंट्रीज थे उनको फोर्सिबली अपने अंडर सीज ऐसे कर रहे हैं, हेजमनी जो है करने के लिए उसने बहुत सी कोशिशें की। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने अपने उसमें ब्रीफिंग में कहा कि क्योंकि उनका सरदार जो है वो बेसिकली टेररिस्ट था, डिक्लेयर टेररिस्ट था, PNG था, जैसे गवर्नर साहब ने कहा, तो उसमें RSS की एक्टिविटीज़ तो सारी सबको पता है। मुसलमान और उसमें सारी चीज़ें जो करते नहीं, जो कश्मीर में वो करते रहे जो भी हैं। मैं एक बात जो कहूँगा इसमें कि जब भी हिंदुस्तान की एक स्ट्रेटजी रही है डिप्लोमेसी में कि कोई भी विज़िट हो उसके दौरान में कुछ न कुछ एडवेंचर किया जाए। अब वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का विज़िट कर रहा था,
ये उन्होंने खुद प्लान किया है। प्लान करके डेफिनेटली वो किया है, जैसे पिछली प्लानिंग आपने सारी बताई, डेट वाइज आपने सारी बताई इसकी, इसी तरह इन्होंने जब जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट आ रहा था, इन्होंने ये प्लान की कि भाई ये इंसिडेंट, ये एडवेंचर किया जाए और पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया की टेररिज्म जो है ऑन रिकॉर्ड है। कुलभूषण आपको भूल गए उसको, सर्विंग ऑफिसर हु हैज कन्फेस्ड ओपनली कि इंडिया यहाँ और रॉ वहाँ काम कर रहा है। तो बेसिकली इंडिया की टेररिज्म में तो कोई, मगर ये है क्वेश्चन सबसे बड़ा मार्क है जो आपने पूछा जनरल साहब से भी, कि इंटरनेशनल लेवल्स पे क्यों नहीं इसकी कंडेमनेशन? बिल्कुल कोई आवाज़ देखें, वेस्टेड इंटरेस्ट, बिल्कुल उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की। आजकल की डिप्लोमेसी जो है, जैसे आप देखें गाज़ा पे, मैं ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा, सारे इंटरनेशनल लॉ के जो नॉर्म्स हैं, जो भी है, इवन इंटरनेशनल, उनके ऊपर वारंट्स इशू हो चुके हैं नेतन्याहू के ऊपर। ही डजंट केयर, खुला मैसेकर हो रहा है मुसलमानों का, जो भी है सारे। ओआईसी में दरार पैदा करने के लिए मैंने इतनी मीटिंग्स अटेंड की हूँ ओआईसी की, इन्होंने सारे क्रैक्स पैदा किए। ये सिर्फ इंडिया अकेला नहीं है, दिस इज़ द होल ग्रुप। और मुझे सबसे बड़ी बात यह है, आपने देखा होगा कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो वहाँ गया, उसके बाद जो स्टेटमेंट उनकी इशू हुई है कि अमेरिका ने फुल सपोर्ट दिखाई उनको, हम आप लोगों के साथ हैं। मैं डिप्लोमेटिक लेवल को सिर्फ टच कर रहा हूँ, नॉट द फैक्ट्स, ये नटशेल में है। आते हैं अभी इंडस बेसिन ट्रीटी पे, इसमें काफ़ी कहानी लंबी हुई, 47-48 पे थोड़ी मीटिंग्स होती रही। उसके बाद अल्टीमेटली 1960 में ये कराची में ट्रीटी साइन हुई बिटवीन अयूब खान एंड नेहरू, आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो उसमें ट्रीटी में सारी की थी, उसमें ये था कि 3 वेस्टर्न जो रिवर्स थी वो पाकिस्तान को दी गई, ईस्टर्न जो साइड थी रिवर्स थी वो हिंदुस्तान के हिस्से में, शेयरिंग ऑफ वाटर पे जो था। उसके बाद सबसे बड़ा था इंडस की बेसिन ट्रीटी के, कहाँ जाके पानी जाता है, कहाँ आता है। बेसिकली इंडस कम्स फ्रॉम तिब्बत से आते आते फिर जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए और जाके आखिरकार यहाँ से सिंध से होते हुए जाके अपना समंदर में उसका पानी गिरता है। इसी वजह से इंडस जो है सबसे बड़ा हमारे वाटर जो था, तरबेला डैम इंडस पे है बेसिकली। फिर जो मंगला है वो किसी और रिवर पे है। हमारे पास जो 3 रिवर्स आई पाकिस्तान के शेयरिंग में आई थी, इंडस सी, और उसमें झेलम था और मेरा ख्याल है कि चनाब था। यस, तो उस वक्त जब इनिशियल ट्रीटी हुई, क्योंकि इसमें डिटेल्स में नहीं जाएंगे, टाइम इतना नहीं है, इतना मैं डटशल में ये बताऊं कि उस वक्त पाकिस्तान को पानी का शेयर ज़्यादा मिला, इट वाज अराउंड 70%, इंडिया को 30% मिला। उसमें ट्रीटी में ये कहा गया कि पाकिस्तान को जो हम ये पानी वगैरह जा भी रहा है कि इंडिया जो है इस पानी में से, इसमें शेयर में से कोई एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए आप थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं अगर वाकई ऐसी बात हो, या जो कोई मतलब दूसरी पर्पज़ जो इकोनॉमी की ग्रोथ की वजह से इधर में हो, तो उनको थोड़ा सा एक एज दिया गया कि नहीं इसमें से पानी शेयर हो सकता है। जी हाँ। तो अब ये हुआ कि जब ये मुआहदा हुआ तो उसमें ये ट्रीटी में क्लियरली लिखा है कि दिस ट्रीटी कैन ओनली बी सस्पेंडेड विद द म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, अकेला यूनिलैटरल नहीं हो सकता। नंबर 1 में लॉ पे आ रहा हूँ ना। अभी हम सोच रहे हैं, पाकिस्तान सरकार सोच रही है, उसके जहाँ तक जंग का ख़तरा है, दूसरी हैं वो तो आप काफ़ी कह चुके हैं, और उसमें हमारी सिक्योरिटी जो काउंसिल थी उसने तो खुला कहा है कि ये हो ही नहीं सकता। तो मेरा ख्याल है कि इस एडवेंचर को करते वक्त इंडिया जो है 1 दफ़ा 2 दफ़ा नहीं 5 दफ़ा सोचेगा। और अभी मैं तो रिपोर्ट से पढ़ रहा था कि इंडियन जर्नलिस्ट जो हैं विद इन द आर्मी, दे आर नॉट एग्रीइंग विथ मोदी कि नहीं जी ये ना करें, ये एडवेंचर किया तो हमें बड़ा नुकसान पड़ेगा। और पहले भी ये कह चुके हैं, इनका टेररिज्म मशहूर है। अफगानिस्तान में 30 कॉन्सुलेट कायम की, रॉ की सारी थी। ये जो इंडस वाटर बेसिन ट्रीटी है ये यूनिलेटरी नहीं कर रहे हैं। वी आर थिंकिंग टू गो एंड अप्रोच द ICJ और अगेन द वर्ल्ड बैंक के बीच में हुआ था। ये है लीगल पोजीशन। फजल करीम दादा भाई साहब, आपने बहुत सारा डेटा भी रखा हुआ है। ये जो एक डिक्लेयर एक टेररिस्ट स्टेट है जिसका नाम हिंदुस्तान है और जिसका ग्लोबली एक टेररिज्म है, और वो हर जो भी इंसिडेंट होता है वहाँ पे किसी को मच्छर भी काटता है तो वो कहते हैं कि ये तो इसमें तो ISI इन्वॉल्व होगी और इसमें तो पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व होगी। अगर मोदी मैं नहीं रहूँगा तो फिर तो ये आके यहाँ पे दिल्ली पे झंडा लगाएंगे। तो ये जो इनके सीक्वेंस ऑफ टेररिज्म है उसकी ज़रा थोड़ी आप तफसील देना जो आपने आज नोट की हुई है। थैंक यू वेरी मच थेबो साहब। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। लेकिन थेबो साहब, इंडिया का जो रोल है एज टेररिस्ट स्पॉन्सरिंग, टेररिस्ट हार्बरिंग एंड नाउ टेररिस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, वो तो स्टैब्लिश हो चुका है। राइट, बिल्कुल। सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से नहीं, अब पूरी दुनिया में
पाकिस्तान का तो आपको पता है कि अफगानिस्तान में इन्होंने 5 मिशन खोले थे 1200 लोग पे, और 6.5 मिलियन डायस्पोरा अमेरिका में, वहाँ पे 6 मिशन खोले हुए थे। तो ये 5 मिशन क्या कर रहे थे? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। कल भी जो हमने 54 खवारिज मारे, वो इन्हीं के सारे ट्रेनिंग कैंप के बंदे जो क्रॉस करने की कल कोशिश कर रहे थे। अच्छा, इसी तरह आज हुआ है सर? जी आज जो ये इंसिडेंट हुआ। अच्छा, इसके अलावा कुलभूषण यादव की स्टेटमेंट देख लें, उसने क्लियर कहा है कि हमने ये बंदों को मारा, ये इनका इंडियन नेवल ऑफिसर जो पकड़ा गया। इसी की तरीके से अब आप वेस्ट में देखें, जो इनने हरदीप सिंह निज्जर को मारा है, उसके अंदर कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक कमीशन के तहत पूरी इंक्वायरी करते हुए इनके 6 डिप्लोमेटों को स्टेटस नॉन ग्रेटा करके भेजा और इनकी इन्वॉल्वमेंट को कम्प्लीटली हाईलाइट किया। अच्छा, यहाँ तक बात नहीं रुकती, अब आप अमेरिका पहुंचे। अमेरिका के अंदर जो ये बच गए गुरपतवंत सिंह पनन, इनको मारने के लिए इंडिया का रॉ का ऑफिसर विकास यादव जो है वो इन्वॉल्व था, उसको पकड़ा इन लोगों ने। इसी तरीके से निखिल गुप्ता, उसका जो साथ इसको फैसिलिटेट कर रहा था, वो आज तक कस्टडी में यूएस की, उस पर चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं। एफबीआई की स्टेटमेंट जारी हुई है, प्राग से उसको पकड़ा गया था। तो देखें, इनका रोल तो क्लियर हाईलाइट है। फिर इनने श्रीलंका में टामिल मूवमेंट को आप देख लें, इनका रोल देख लें, चाइना के अंदर, लद्दाख में, जितने पड़ोस में ममालिक हैं, ये हर जगह इनकी रोटी इस पे सिकती है, इनका काम ही इस पे बिकता है। बट मैं आपको आज एक बात बताऊं सर, ये इतने नालायक लोग हैं, डफर इतने हैं कि देखिए ये किस बात पे ये सब कर रहे हैं। आर्मी इनकी लें तो वो सुसाइड करती है, डिप्रेशन का शिकार है। लेकिन खाना इनको फजल साहब, मेरे पास तो इतला ये है कि सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से इंडियन आर्मी ने मना कर दिया कि हम जंग नहीं लड़ेंगे। दुबई में जंग लड़ लें वो कह रहे हैं तीसरा वेन्यू रखे, पाकिस्तान में बहुत डर है। अब आप ये देखें ना, इनकी इंडियन आर्मी डिप्रेस्ड है, इनको इक्विपमेंट नहीं मिलते, खाना नहीं मिलता, अपने सीनियर्स को जवाब देकर ये बैठे। एयरफोर्स का ये हाल है कि वो जहाज गिराता है, जो रिकवरी के लिए हेलीकॉप्टर जाता है, उसको ये नहीं पता कि उनका पायलट गिरा किस तरफ है, उसको ये खुद गिरा देते हैं। परसों एरियल स्टोर इनने अपने विलेज पे गिरा दिया। हम फिर उनको दोबारा अब हमने ये तय भी कर लिया है कि एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस पर डिस्कस करते हैं। हमने कर लिया है कि अगर यहाँ पे हमारे यहाँ कोई जहाज़ गिरा तो हम उसको चाय नहीं पिलाएंगे, हम उसको ठोक देंगे। एक छोटा सा ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड तलत मकसूद साहब, जो सीनियर तजज़िया है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ जनरल साहब, अभी देखें, अगर ये हिंदुस्तान की जो रिसेंट ये जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, ये एक प्लेस है जहाँ पे फ्रीक्वेंट इंसिडेंट हो रहे हैं और इंडिया अपने आप को बड़ा चैम्पियन मानता है। आप नहीं समझते कि ये सब कुछ ये डेलिब्रेटली कर रहे होते हैं और इस एरिया को कॉर्डन ऑफ नहीं करते हैं, जबकि 4 दिन पहले इनके एजेंसीज का ये इतला भी थी कि यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट है, उसके बावजूद भी 2000 टूरिस्ट को एक जगह पे भेजना और उनको कोई सिक्योरिटी नहीं देना। व्हाट इज़ योर टेक सर? नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि उनके भी जो अज़ाइम हैं वो कोई नेक अज़ाइम तो हैं नहीं। उनको तो कोशिश होती है कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, पाकिस्तान को ऐसा दिखाया जाए कि ये गलत काम कर रहा है और इंडिया को में कश्मीर में ख़ास तौर से सैबोटाजिंग करता है और इसके कोई वहाँ हिमायत हासिल नहीं है। लेकिन मेरे ख़्याल में ये जो वाक़या हुआ है, इसमें देखना ये है कि अगर जैसे आपने ज़िक्र किया कि इंडिया बहुत कुछ इसमें यानी गलत बयानी से काम कर रहा है, तो अगर पाकिस्तान समझता है कि ये बेहतर होगा अगर कोई तीसरी पार्टी जो है या यूनाइटेड नेशंस में की कोई एलिमेंट हो, वो भी इसमें इसको शामिल किया जाए ताकि जो हक़ाइक़ हैं वो सामने आ सकें। और अगर पाकिस्तान को कोई बाकी में कोई एक्शन लेना है तो वो ले सकता है। लेकिन ये जो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बहुत कुछ मुमकिन है कि इंडिया हर चीज़ को इस कदर बढ़ाता है और गलत तरीक़े से बयान करता है। लेकिन ये भी उसको देखना चाहिए कि इस वक्त जिस किस्म के हालात कश्मीर में बरसों से उसने किए हुए हैं, उसकी वजह से वहाँ इस कदर जो जुल्म किया हुआ है उसकी वजह से इतना इंतशार है
और लोग जो हैं बड़े बदजन हैं, और इस किस्म के वाक़यात जो हैं ये एक नेचुरल फिनोमेना है, और इसको इसी सूरत में पूरी तौर से रोका जा सकता है जब इंडिया इंसाफ के ऊपर आए, उनके हुकूक दे, उनको ये मतलब ये कि आपने देखा कि उनको इस कदर सप्रेस किया जाता है, उनको इतना दबाया जाता है कि जो उनकी उमंगें हैं उनको बिल्कुल क्रश किया जाता है। इसके साथ साथ फिर जो हुकूमत वहाँ कायम की गई है उसमें मुसलमानों के हुकूक, और जो ज़्यादातर मुसलमान वहाँ आबादी भी उन्हीं की है, और हर तरीक़े से उनको डिनाई किया जा रहा है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। जिस तरह से अभी हमने देखा कि वहाँ पे उन्होंने लेजिस्लेशन की, और जिस लेजिस्लेशन के तहत एक वक़्फ़ बिल पेश किया 2024, जिसके तहत जो मुसलमानों के मसाजिद हैं, जो मुसलमानों के इबादत गाहें हैं, जो मुसलमानों के कब्रिस्तान हैं, उसकी जो मैनेजमेंट की लुक आफ्टर है वो हिंदू करेंगे, मतलब वो हिंदुत्व वाली हिंदू आइडियोलॉजी, जबकि अब वो गुरुद्वारा एक 1925 को भी रिवाइज़ करने जा रहे हैं ये जो नरेंद्र मोदी है। आप समझते हैं कि ये जो 370 और 35A को एक्चुअल ख़त्म करने के बाद के ये सारे रिएक्शन हैं, पाकिस्तान को अगर आखिर में मुझे ये बताना पसंद करें कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, किस तरह से ये सोए हुए इदारे हमारे OIC हैं, हमारे इस्लामी ममालिक हैं, UN रेजोल्यूशन हैं, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करा जाए जनरल साहब? मेरे ख्याल में देखिए, आलमी सतह पर पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर का मामला उठाता रहा है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो या मुसलमान ममालिक हों या बैनुल अक़वामी सतह पर जो भी फोरम हो सकता है, वहाँ पाकिस्तान हमेशा ये बात करता है। लेकिन कुछ अरसे से मेरे ख्याल में वो ज़ोर नहीं पकड़ रही है जिस तरीके से होना चाहिए था। लेकिन अब ये बड़ा मौका मिला है पाकिस्तान को कि अपना मौक़िफ़ जो है, और कश्मीरियों का जो मौक़िफ़ है, उनकी जो स्ट्रगल है, उनकी जो जद्दोजहद है आज़ादी के लिए, उसको भरपूर तरीक़े से बैनुल अक़वामी सतह पर लाना चाहिए। और इसके साथ साथ मुसलमान ममालिक जो हैं उनको भी अपने साथ लेकर उनका भी प्रेशर जो है कुछ हद तक, हालांकि उनके ताल्लुकात इंडिया से काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरे ख़्याल में जो हक़ की बात है और जो वाकई में जो वहाँ सफरिंग हो रही है उसका एहसास उन लोगों को भी होना चाहिए और उनको साथ लेकर अगर चलें, और यूनाइटेड नेशंस और सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह इन तमाम इदारों में पाकिस्तान अपनी आवाज़ उठाए तो इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। जनरल साहब, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम, साथ हमारा ख़त्म हो रहा है टाइम। फजल करीम दादा भाई साहब, आपके पास बहुत सारा डेटा था, आपके साथ एक एक्सक्लूसिव इस पे प्रोग्राम करेंगे। ज़फ़रुल्लाह शेख साहब, आपसे अभी हम मज़ीद इस पे एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करेंगे, ख़ास तौर पे ये जो मुआहदा डिस्कनेक्ट हुआ है, आप फ़ॉरेन ऑफिस में लीगल को भी देखते रहे हैं। इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। हम ये इंडियन आर्मी और इंडिया के गुंडे नरेंद्र मोदी को ये वार्न करते हैं कि अगर उन्होंने मेली आँख से भी देखा तो पाकिस्तान उसका 3 गुना ज़्यादा रिएक्ट करेगा। और इस वक्त अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में भी ये एक परसेप्शन है कि ये नरेंद्र मोदी सारा कुछ फॉल्स, फेक, सारा ये फैब्रिकेटेड कर रहा होता है, और उसका सख्त से सख्त रिस्पांस मिलेगा पाकिस्तान की तरफ से। इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदा।